सभी को नमस्कार। बीए थर्ड ईयर के भूगोल के छात्रों के लिए सेकंड पेपर भारत का भूगोल, जिसमें आज हम भारत की स्थिति दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में क्या स्थिति है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एशियाई परिमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन से परिमंडल है, हम किस परिमंडल में आते हैं, भारत की स्थिति किस संदर्भ में क्या है। तो हम देखते हैं एशियाई परिमंडल को, या यूं कहें कि इस एशियाई महाद्वीप को 6 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, मध्य और दक्षिण पूर्व, यानी चारों परिमंडल को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एशियाई परिमंडल के नाम से जानते हैं। जबकि एक परिमंडल ये मध्य एशिया का है, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देश सम्मिलित है, और एक परिमंडल है दक्षिण पूर्वी एशियाई परिमंडल, जिसमें म्यांमार, इंडोचीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर जैसे देश आते हैं। उत्तरी एशिया की बात करें तो इसमें विशेषतया रूस, मंगोलिया और चीन का उत्तरी भाग आता है। पूर्वी एशिया की बात करें तो इसमें चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया आदि देशों को सम्मिलित किया गया। पश्चिमी एशिया की बात करें तो तुर्की और खाड़ी देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। दक्षिण एशिया की बात करें जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को सम्मिलित किया गया है। भारत को यदि हम दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में देखते हैं तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार ये इस एशियाई परिमंडल से संबंधित है, इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं कि भारत जो एक उपमहाद्वीप कहलाता है, इसके रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। क्रेसी ने कहा है, क्रेसी कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप कहलाने के उतना ही योग्य है जितना कि यूरोप को महाद्वीप कहलाने का हक है, क्योंकि भारत एशियाई भूभाग से एक अलग आकृति के रूप में दिखाई देता है, जिसके दक्षिण में और पूर्व पश्चिम में सागरीय क्षेत्र स्थित है और उत्तर में इसको एशियाई भाग से हिमालय पर्वतमाला अलग करती है। पश्चिम में इसके विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो पूर्व में इससे अराकान व्योमा, जिसमें पटकोईबुम, नागा, मिजो, मणिपुर जैसी पहाड़ियां हैं, इसको अलग करती है। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। यहां अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु है। हिमालय में शीत, तो अंडमान निकोबार में उष्ण जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है, जहां
वर्षा अल्प मात्रा में होती है, जबकि पूर्वोत्तर में अत्यधिक वर्षा पाई जाती है और सघन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। रहन सहन, भाषा आदि की दृष्टि से भी ये इतना अधिक विविधता युक्त है जितना शायद यूरोप महाद्वीप न हो। इसीलिए क्रेसी ने ठीक ही कहा है कि भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को महाद्वीप कहलाने का अधिकार है। हम बात करते हैं भारत की दक्षिण एशियाई संदर्भ में या दक्षिण एशियाई परिमंडल के संदर्भ में। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशियाई परिमंडल की रचना करता है। जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा, इस दक्षिण एशियाई परिमंडल में भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव तथा श्रीलंका सम्मिलित है। भारत में दक्षिणी एशियाई परिमंडल की सभी भौतिक विशेषताएं समाहित है, जैसे भारत के उत्तर में हिमालय की श्रेणियां एक अभेद दीवार की भांति स्थित है। यह हिमालय की श्रेणियां उपमहाद्वीप की जलवायु को नियंत्रित करती है, जो एक ओर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर सर्दी से रक्षा करती है, तो दूसरी ओर मानसूनी हवाओं को रोककर यह वर्षा करने में सहायक है। इस हिमालय की श्रेणियों से नदियों का उद्गम हुआ है। अनेक नदियों के उद्गम स्रोत इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज आदि कई नदियां हैं जिनका उद्गम स्रोत ये हिमालय पर्वतमाला है। और इन नदियों के द्वारा भारत का जो विशाल मैदान है उसको उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि नदियां हिमालय क्षेत्र से या पहाड़ी क्षेत्र से उपजाऊ तलछट लेकर प्रवाहित होती है और मैदानों में ढाल कम मिलने के कारण ये क्षेत्र में विस्तृत हो जाती है और अपने तलछट को, जलोढ़ को ये जमा कर देती है, जिससे ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ हो गया है। अतः यह विशाल मैदान उन्नत कृषि को सुनिश्चित करता है। यहां उन्नत कृषि होती है जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का पोषण करती है। भारत का विशाल मैदान खाद्यान्न को उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे उत्तर प्रदेश चावल और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, तो पंजाब, हरियाणा गेहूं की कृषि के लिए अति उत्तम है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, बिहार में चावल का उत्पादन होता है, जो भारत की विशाल जनसंख्या का पोषण करती है। उच्चाउच्च तथा जलवायु की विविधताओं के कारण यहां प्राकृतिक वनस्पति में भी विविधता मिलती है। जैसे पूर्वोत्तर की ओर हम देखते हैं, केरल के तट के समीप हम देखते हैं, तो यहां सदाबहार वनस्पति मिलती है, जबकि मरुस्थलीय यानी पश्चिमी रेगिस्तान में मरुस्थलीय या मरुद्भिद वनस्पति मिलती है, जिनमें कटीली झाड़ियां महत्वपूर्ण है।
इसी वनस्पति में हम देखते हैं कि हिमालय में ऊंचाई के साथ वनस्पति के प्रकार में अंतर आता है। हिमालय देशों को छोड़ दें, जो हिमालय के तलहटी में बसे हुए हैं, जिनमें नेपाल और भूटान महत्वपूर्ण देश है, और भारतीय राज्यों को छोड़ दें जो इस हिमालय की तलहटी में बसे हुए हैं, जैसे सिक्किम, तो इनके अलावा इस भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पार्कलैंड जैसी वनस्पति हमें दिखाई देती है। पार्कलैंड से हमारा संबंध वैसी वनस्पति से है जिसमें घास के मैदानों में वृक्षों की प्रधानता भी मिलती है। कहने का अभिप्राय है कि पार्कलैंड उस भूमि को कहा जाता है जिसमें वृक्षों के साथ उस क्षेत्र में घास के मैदान भी मिलते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं कि भारत दक्षिण एशिया के संदर्भ में क्या स्थिति रखना है। तो ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टि से नेपाल भूटान को छोड़ दे तो भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों की एक समान औपनिवेशिक पृष्ठभूमि रही है। कहने का अर्थ यह है कि श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सब पर अंग्रेजी साम्राज्य का आधिपत्य रहा है। 1947 से पहले भारत पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और 1948 के पहले म्यांमार और श्रीलंका पर अंग्रेजी साम्राज्य स्थित था, अंग्रेजों का शासन था। तो यहाँ की कल्चर भी अंग्रेजों के अनुसार, जिन्होंने जिस तरह से इसको उत्पन्न किया, जिस तरह से इस महाद्वीप को शोषण करके गरीब स्थिति में पहुंचा दिया, तो इन सभी देशों में समान स्थिति हमें देखने को मिलती है। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का एक समान इतिहास रहा है। 5000 वर्ष पहले भारत पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और 1000 वर्ष पहले वैदिक संस्कृति का यहां विकास हुआ है। प्रजातीय दृष्टि से भी उपमहाद्वीप में विगत कई शताब्दियों के दौरान लोगों के आप्रवास यानी इमिग्रेशन के कारण विभिन्न प्रजातीय तत्वों का विकास हुआ है। भारत में चाहे वह आक्रमणकारी हो, शासन करने के फलस्वरूप आए हुए विदेशी अंग्रेज हो, मुगल हो, मंगोल हो, जिसके कारण यहां विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। तो ये हम जान लेते हैं कि भारत के अलावा इस दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है। इसमें बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया,
फिलीपींस आदि कंट्री को सम्मिलित किया गया है। यानी ये सब मिलकर दक्षिणी एशियाई परिमंडल का निर्माण करते हैं, जिनमें बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया। इसमें हम देखते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, इंडो चीन। देखो, हम इंडो चीन के बारे में क्या जानते हैं, किसे कहते हैं? शुरुआत में यानी इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो ये म्यांमार भी भारत का ही एक पार्ट था। तो इसको भारत कहा जाता था उस वक्त। ये भारत था और बाकी का चाइना था। ये तो चाइना और भारत के बीच कुछ बफर स्टेट थे, मध्यस्थ देश थे, जिन्हें कहा जाता इंडो चीन। यानी चाइना और इंडिया के बीच, यानी इंडो चाइना के बीच जो देश थे उन्हें कहते हैं हम इंडो चीन, जिसमें प्रमुखता से वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड, इन देशों को इंडो चीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश भारत और चाइना के मध्य स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा कि इस दक्षिण पूर्वी एशियाई परिमंडल में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशियाई परिमंडल के भौतिक तथा सांस्कृतिक लक्षण भारतीय उपमहाद्वीप से भिन्न हैं। भारतीय उपमहाद्वीप म्यांमार तथा इंडो चीन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इंडो चीन से तात्पर्य थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। यानी म्यांमार और थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जबकि बिखरे हुए द्वीप जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीप, मलेशिया के द्वीप, उनमें विषुवत-रेखीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु से हम भलीभांति परिचित हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो अत्यधिक गर्मी के कारण, ताप के कारण समुद्र का जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह उस स्थान की ओर जाने का प्रयास करता है। वह वाष्प या हवाएं जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, और ये हिमालय पर्वत को या छोटी पहाड़ियां उन हवाओं को रोककर बरसात करवाती है। यानी एक समय विशेष के रूप में बरसात होती है। यानी सामान्यतः हम कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के समय इन देशों में जो बरसात होती है वो मौसम के अनुसार होती है। उसे कहते हैं हम मानसूनी, यानी मानसूनी पवनों के द्वारा जो बरसात होती है। जब मानसून में हवाओं की दिशा बदलती है और जो समुद्र स्थल की ओर चलती है, उनमें नमी की मात्रा अधिक होती है, तो उनसे जो होने वाली जो वर्षा है उसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। और इस प्रकार की जो वर्षा वाले देश हैं उनमें एक जलवायु पाई जाती है जिसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। जबकि फिलीपींस और विषुवत रेखा के आसपास जो देश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है,
यहां पर विषुवत रेखीय, भूमध्य रेखीय, या यूं कहे कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जहां हर दिन वर्षा होना आम बात है। सहावनी वर्षा होती है इस क्षेत्र में। हर दिन 12 बजने के बाद, या यूं कहे दोपहर के 2 बजने के बाद संभवतया हर दिन वर्षा होती है, जो सहावनी वर्षा कहलाती है, क्योंकि हवाएं ऊपर उठती है और वहां पर एक चक्र सा निर्माण होता है जो सहावनी धाराओं के रूप में प्रवाहित होता है, और इन्हीं हवाओं के द्वारा जो वर्षा होती है वो सहावनी वर्षा होती है। और यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसे भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी दक्षिण पूर्वी एशियाई परिमंडल की संस्कृति की। तो इसमें भारतीय, मंगोल, चीनी तथा मुस्लिम संस्कृतियों का मिश्रण मिलता है। भारत से उत्पन्न बौद्ध हमें म्यांमार में काफी मात्रा में, मुस्लिम संस्कृति, मंगोल संस्कृति और चीनी संस्कृति भी इन देशों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप मसालों की खेती के कारण व्यापार के प्रमुख आकर्षण के केंद्र रहे हैं। इसलिए यह प्रदेश अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है। यहां भारत से बौद्ध तथा हिंदू धर्म का प्रसार हुआ है। भारत जो बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है, यहां से अनेक भिक्षुक विदेशों में गए, विशेषतया दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। हिंदू धर्म का भी इन क्षेत्रों में प्रसार हुआ है, जिनके लक्षण या दर्शन हमें कंबोडिया में स्थित मंदिरों में आसानी से मिल जाता है। बर्मा जो पैगोडों के लिए मशहूर है, बौद्ध धर्म के कारण यह प्रसिद्ध है। भारतीय व्यापारियों ने यहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया। यहां अनेक हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई, जिनमें श्री विजय साम्राज्य सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य था। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत की दक्षिण एशिया के संदर्भ में क्या स्थिति है, किस प्रकार संबंधित है, एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। धन्यवाद।